जय हिंद साथियों। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकी हमले में JNK पुलिस के DSP भारतीय सेना के 2 जवान ने अपनी जान कुर्बान की। आतंकियों का मुकाबला करते हुए कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोंचक और JNK पुलिस के जाबाज DSP हुमायूं भट्ट समेत एक और जवान शहीद हुआ है। पूरा देश शहीद सपूतों को नम आंखों से नमन कर रहा है। खुशबू बन के बहारों में आएंगे हम, चांद तारों में भी झिलमिलाएंगे हम। आइए समझते हैं विस्तार से क्या थी पूरी कहानी। बात है 12 सितंबर 2023 सुबह का वक्त था। तभी खुफिया एजेंसी के कानों तक मुखबिर के जरिए एक खबर पहुंची, लेकिन वह मुखबिर पुलिस का नहीं था बल्कि आतंकी संगठनों के साथ काम कर रहा था। उसने खबर पहुंचाई कि अनंतनाग ज़िला, जो कि जम्मू कश्मीर के रीजन में पड़ता है, जो कि JNK की राजधानी श्रीनगर से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, उसके कोकरनाग जंगल में ठीक लोकेशन पर आतंकवादी संगठन लश्कर के 2 आतंकी छिपे हुए हैं। खबर सुनते ही हुमायूं भट्ट ने 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह को एक जॉइंट ऑपरेशन की बात कही ताकि आतंकी अपना ठिकाना न बदल सके। तभी JNK की सेना और पुलिस की टुकड़ियां मुखबिर की ठीक लोकेशन पर पहुंची। ये लोकेशन इसी कोकरनाग जंगल की थी। आतंकी दल अपनी पुख्ता तैयारी किए हुए थे। वे जंगल में पहाड़ियों पर छिपे बैठे थे। सेना व पुलिस पहुंचते ही उन्होंने फायरिंग शुरू की और 3 जवान शहीद हो गए। आर्मी ने आतंकियों का पीछा किया, लेकिन मुखबिर अनंतनाग जिले का ही निवासी था। वह इन रास्तों के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और आतंकी और मुखबिर वहां से भाग निकले। घटना बहुत दुखपूर्वक है। इसके जवाब के लिए हमारे सशस्त्र बलों और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाए हुए हैं। घटना संबंधित सभी करंट अपडेट्स मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। इस प्रकार की खबरों को देखकर और सुनकर आपके मन में कुछ विचार आते होंगे कि कश्मीर इतना अनस्टेबल क्यों है, क्या वे रीजन्स हैं जिनके कारण इन क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधि होती है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज हम इस वीडियो में पाने वाले हैं। द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। दोस्तों, बात है आज़ादी के समय की। आज़ादी से पहले देश को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। उस समय ब्रिटिश इंडिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे। इस मैप को ध्यान से देखिए। ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था। एक हिस्सा जो येलो कलर में है वह ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे और दूसरा जो गुलाबी भाग में है वे सभी देसी रियासतें थीं। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी रियासतों ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ साथ देसी रियासतों को भी आज़ाद किया जाएगा। उस समय लगभग 565 के तकरीबन रियासतें थीं। आज़ाद करते समय देसी रियासतों के लिए कहा गया कि वह अपनी मर्ज़ी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकती हैं, और यह फैसला लेने का अधिकार सिर्फ रियासतों के राजाओं को था। 1947 में जम्मू एवं कश्मीर एक बड़ी रियासत थी। मुस्लिम आबादी लगभग 77% होने के बावजूद भी यहाँ एक हिंदू महाराजा हरि सिंह का शासन था। इसके 4 मुख्य क्षेत्र थे। पहला, जम्मू काफ़ी हद तक मैदानी क्षेत्र या छोटी पहाड़ियों का क्षेत्र था जहाँ हिंदू आबादी अधिक थी। दूसरा, जम्मू के उत्तर में कश्मीर था जिसमें ही कश्मीर घाटी है। गर्मियों में पर्यटकों की काफ़ी चहल पहल के साथ घाटी भारत के सबसे खूबसूरत क्षेत्रों में से एक है। जम्मू प्रांत तथा कश्मीर घाटी दोनों में सिखों की उपस्थिति भी काफ़ी है। थर्ड, घाटी के पूर्व में अधिक बौद्ध संख्या वाला पर्वतीय क्षेत्र लद्दाख है जिसकी सीमाएं तिब्बत से लगती हैं। आखिर में गिलगित और बाल्टिस्तान के 2 क्षेत्र हैं। इन दोनों क्षेत्रों में बहुत कम आबादी थी और इसमें ज़्यादातर मुस्लिम थे। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने फैसला किया कि हम स्वतंत्र रहेंगे, परंतु जिन्ना की दिली ख्वाहिश थी कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। इसके कारण कश्मीर के पाकिस्तान से संबंध खराब हो गए और 20 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने एक चाल चली और डायरेक्ट युद्ध न कर कबीलाई हमला कश्मीर की एक जनजाति है के भेष में अपने सैनिक भेजे और लगभग 3 दिन में सेना उरी तक पहुंच गई। सेना ने श्रीनगर को घेर लिया। महाराजा हरि सिंह ने नेहरू से सैन्य मदद के लिए अनुरोध किया, परंतु माउंटबेटन ने दृढ़ता से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्य का भारत में ऑफिशियली विलय होने के पश्चात ही सेना भेजी जा सकती है। शेख अब्दुल्ला और सरदार पटेल ने भी विलय पर जोर दिया। अंततः 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह के साथ विलय के दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने के लिए मान गए और राज्य के प्रशासन प्रमुख के तौर पर शेख अब्दुल्ला को भी नियुक्त करने के लिए सहमत हो गए। राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दिए, परंतु अपने राज्य जम्मू कश्मीर के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधानों की मांग की, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर में भी करेंगे। यह युद्ध 31 दिसंबर 1948 तक चलता रहा। नेहरू मुद्दा लेकर UN चले गए।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हस्तक्षेप के माध्यम से भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते सीज फायर एग्रीमेंट पर पहुंचे। यह युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल, जो आप लाइन देखते हुए LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके रूप में भी जाना जाता है। उधर राजा हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधानों की मांग की थी, जिसका मसौदा शेख अब्दुल्ला ने तैयार किया। मसौदा तैयार होने के बाद इसे संविधान के भाग 22 में आर्टिकल 370 में शामिल किया गया, जिसमें लिखा है कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रदान करता है और इसी में कहा गया है कि यह एक टेम्परेरी स्टेटस है जिसमें चेंज भी किया जा सकता है। इसी आर्टिकल में इस अनुच्छेद को हटाने का भी प्रोसेस दिया गया है। आर्टिकल 370 में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं कि भारतीय संसद रक्षा, विदेश और संचार तीनों मुद्दों पर ही कानून बना सकती है और कुछ अन्य मुद्दे इसमें शामिल करने के लिए जम्मू कश्मीर की राज्य विधानसभा से मंजूरी लेनी होगी, जो कि राष्ट्रपति के आदेश पर ही जारी होगा। आर्टिकल 370 में कुछ स्पेशल प्रावधान थे जिसमें स्थायी निवासी को बहुत सुविधाएं मिलती थी और अस्थायी निवासी को वे सभी सुविधाएं नहीं मिलती थी। आर्टिकल 370 के तहत दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था। जम्मू एंड कश्मीर का अलग संविधान होगा। जम्मू कश्मीर में कोई बाहरी व्यक्ति ज़मीन नहीं ले सकता है। बाहर के व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं मिलेगी और ना ही किसी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। और इस तरह जम्मू कश्मीर का शासन निरंतर चलने लगा। उसके बाद से जम्मू और कश्मीर में विभिन्न घटनाएं होती रहीं। जैसे 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था, जिसमें लद्दाख का अक्साई रीजन, जो कि चाइना के पास कैप्चर है, चाइना ने उस पर अधिकार कर रखा है। और 1965 में कश्मीर में इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ था। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ और 1986 के बाद वहाँ पर आतंकवादी एक्टिविटी भी बढ़ने लगी। इसके लिए जम्मू कश्मीर में 1990 में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1990 को भी प्रोसीड किया गया। 2015 में केंद्र में भाजपा थी। 2015 में कश्मीर में विधानसभा चुनावों में कश्मीर में PDP पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया और जम्मू रीजन में भाजपा का बहुमत था। तो इन सरकारों ने 2015 में गठबंधन की सरकार बना ली और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बनी। दोनों पार्टियों की विचारधारा विपरीत होने के कारण 2018 में दोनों पार्टियों में कोलैप्स हो गया। कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत में JNK में नहीं थी। राज्य का शासन बिगड़ने लगा और 20 जून 2018 में सत्यपाल मलिक को राज्यपाल के रूप में जम्मू कश्मीर में नियुक्त किया गया। 19 दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति ऑर्डर के अनुसार आर्टिकल 356 के तहत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जिसमें यह लिखा है कि संसद इस राज्य की विधानसभा के लिए कानून बना सकती है यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 2 प्रस्ताव को पारित किया। पहला, आर्टिकल 370 में कुछ बदलाव किए जाए और आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के स्पेशल प्रावधान को रद्द किया गया और आर्टिकल 317 में कुछ चुनिंदा बदलाव किए गए। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, यानी कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित करता है। विधेयक के अनुसार जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख विधायिका के बिना एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश होगा। जम्मू कश्मीर में इतना सब डिस्कस करने के बाद अब हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में इतनी अव्यवस्था क्यों है। इस अव्यवस्था का एक मुख्य कारण है आतंकवाद। 1965 और 1971 के 2 प्रमुख युद्धों को हारने के बाद पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि वह भारत से प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं जीत सकता है। उसने छद्म युद्ध यानी कि प्रॉक्सी वॉर वाली रणनीति का सहारा लिया। वर्ष 1987 में जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है और मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलगाववादी नेताओं के संगठन मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बीच रहता है। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होती है और MUF के खाते में सिर्फ 4 सीटें आती हैं। MUF का आरोप रहता है कि चुनाव में धांधली की गई है और केंद्र द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप किया गया है। इसी के बाद घाटे में विद्रोह के सुर तेज होते हैं और स्टार्टिंग में जम्मू एवं कश्मीर में पहले से विद्यमान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF का इस विद्रोह के एक हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया गया। JKLF जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, 1971 में इसका पुनर्गठन किया गया और फिर उपयुक्त उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। 1990 में JKLF कश्मीर का मुख्य विद्रोही ग्रुप था। घाटी में गतिविधियों में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी ग्रुप्स की गतिशीलता बढ़ने लगी, जिनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। पहला ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा दक्षिण एशिया में काफ़ी शक्तिशाली और बड़े आतंकवादी संगठनों में से एक है। यह मुख्यतः पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर POK से संचालित होता है। इसकी स्थापना 1990 में हाफिज सईद ने की। लश्कर-ए-तैयबा ने भारत में सैनिक एवं असैनिक ठिकानों पर आक्रमण किया है। 2001 में भारत की संसद और 2008 में मुंबई में भी लश्कर-ए-तैयबा द्वारा हमले किए गए। लश्कर-ए-तैयबा भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना है। दूसरा ग्रुप जैसे मोहम्मद,
जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूह है। इसका मकसद भारतीय सुरक्षा बलों और सरकार पर हमले के जरिए कश्मीर पर भारत के नियंत्रण को कमज़ोर करना है। मसूद अजहर ने इस आतंकवादी समूह का गठन किया था। पहले इसका नाम हरकत उल मुजाहिदीन था। 1999 में भारतीय विमान IC-814 के अपहरण इसी ग्रुप के द्वारा किया गया था। इसके बाद अजहर ने 2000 में जैश ए मोहम्मद का गठन किया और तब से वह भारत पर विनाशकारी हमले करता आ रहा है। चाहे 2001 में संसद पर किया गया हमला हो या 2016 में पठानकोट हवाई अड्डे पर किया गया हमला हो, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF के काफिले पर किया गया आत्मघाती हमला जिसमें 42 जवान मारे गए, ये भी जैश के द्वारा ही कराया गया था। थर्ड, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा का सबसे युवा संगठन है जिसका गठन 2014 में किया गया। इसका मकसद भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश के जिहादियों की भर्ती करना है जो मुख्यतः पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहते हुए आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। फोर्थ, इंडियन मुजाहिदीन। यह भारत आधारित एक आतंकवादी संगठन है जिसने भारत में कई असैनिक ठिकानों पर आक्रमण किए गए हैं। आतंकवादी संगठनों द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण आतंकवादी गतिविधियों पर हम प्रकाश डालेंगे। 24 दिसंबर 1999 को आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाज IC-814 को हाईजैक किया। 2001 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमला किया गया और 13 दिसंबर 2001 में ही लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद द्वारा भारतीय संसद पर भी हमला किया गया। वर्ष 2002 में लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद द्वारा गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर हमला किया गया। वर्ष 2007 में इंडियन मुजाहिदीन ने लखनऊ, फैजाबाद और बनारस में अदालत परिसरों में आक्रमण किए। लश्कर-ए-तैयबा द्वारा मुंबई में किया गया 26/11 का हमला जिसमें 171 लोग मारे गए थे। जनवरी 2016 में पठानकोट हमले में 7 लोग मारे गए। उरी सैन्य शिविर पर 2016 में जैश ए मोहम्मद के हमले से 23 सैनिक मारे गए। वर्ष 2017 में अमरनाथ यात्रा पर हमला और लास्ट 2019 में पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला जिसमें 42 जवान मारे गए। जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेवारी ली। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास में परिवर्तन आया है। आतंकी गतिविधियां जिसमें 2016 से 19 की तुलना में 2019 से 22 से 32% की कमी आई है। सुरक्षा बल सुरक्षित हुए हैं। कुछ भारत विरोधी तत्व ऐसी गतिविधियां करते रहेंगे पर हमारा दायित्व है कि जैसे भी हो कश्मीर को उस पार के विषाक्त जिहादी वातावरण से बचाए रखकर वहाँ सकारात्मक एवं विकासोन्मुख माहौल बनाए रखना है। इस दिशा में नीचे ही हमें कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद से सफलताएं मिल रही हैं। जिस तरह विकास के दम पर 1991 में जर्मनी में बर्लिन की दीवार टूटी थी और जर्मनी का एकीकरण हुआ था, इसी तरह विकास के दम पर बर्लिन वाली घटना भी जम्मू कश्मीर में दोहराई जा सकती है। जय हिंद साथियों।